फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ इस्मत चुगताई की कहानी छुई मुई। आराम कुर्सी रेल के डिब्बे से लगा दी गई और भाईजान ने कदम उठाया। इलाही खैर या गुलाम दस्तगीर, 12 इमामों का सदका, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेटी जान संभल के, कदम थाम के, पैंचा उठा के, सहज सहज। बी मुगलानी नकीब की तरह ललकारी। कुछ मैंने घसीटा, कुछ भाई साहब ने ठेला। तावीज़ों और इमाम जामिनों का इश्तिहार बनी भाभी जान तने हुए गुब्बारे की तरह हाँपती सीट पर लुढ़क बैठी। पाक परवरदिगार तेरा शुक्र, बी मुगलानी के मुंह से और हमारे दिलों से निकला। बगैर हाथ पैर हिलाए हाँप जाने की आदत शायद वो साथ लेकर तो पैदा ना हुई होंगी, और ना अन्नाओं दयाओं की लाड भरी गोदों में उनका अचार पड़ा। फिर भी औसत दर्जे की खूबसूरत दुबली पतली लड़की चंद ही साल में फफोले की तरह नाजुक बन गई। बात यह हुई कि सीधी माँ के कूल्हे से तोड़ भाईजान के पलंग की जीनत बना दी गई, और वहाँ एक शगुफ्ता फूल की तरह पड़े महकने की सिवा उन पर जिंदगी का और कोई बार न पड़ा। बी मुगलानी शादी के दिन से उन्हें पालने पोसने पर मुकर्रर कर दी गई। सुबह सवेरे यानी जब बड़े लोगों की सुबह होती है, सलबजी में मुंह धुलाकर वहीं मसहरी पर जोड़ा बदलकर चोटी कंघी 16 सिंगार करके भरपूर दिल्ली के नाश्ते का पान सामने चुन लिया जाता, जिसे साफ करके मेरी फूले फूले कल्लों वाली भाभी हथेली पर ठुड्डी रखे बैठी मुस्कुराया करती। लेकिन ये मुस्कुराहटें शादी के दूसरे ही साल फीकी पड़ गईं, और उनका सिलसिला हर वक्त थूकने और कै करने में गुजरने लगा। महकते फूलों में लदी माहपारा के बजाय इस रोग में मुब्तला बीवी को पाकर भाईजान भी बिदकने लगे। मगर अम्मा बेगम और बी मुगलानी के यहाँ तो जानो बहार आ गई। पहले ही महीने से गदीले पोतड़े इस जोर और शोर से सिलगने लगे जानो कल ही परसों में जचगी होने वाली है। मारे तावीज़ों के जिस्म पर तिल धरने की जगह न रही। आए दिन के टोने टुटके दम बोलने लगे। वैसे ही भाभी जान की दुश्मन का है को चलने फिरने के शौकीन थे। अब तो बस करवट भी लें तो मुगलानी भी अल्लाह बिस्मिल्लाह के जी कारों से घर सर पर उठा लेती, और बस दिन भर वो कच्चे घड़े की तरह संयत कर रखी जाती। सुबह शाम पीर फकीर दम दुरूद करने और फूंके मारने आते, लेकिन बावजूद कि मुगलानी का पहरा सख्त था, कच्चा घड़ा वक्त से पहले ही खुल गया और अरमानों पर पानी फिर गया। डाल फिर खाली रह गई, बोर झड़ गया, पर जान बची लाखों पाए अल्लाह और देगा। घर की दौलत है अल्लाह ने और दिया, पहरा पहले से चौगुना होगा, मगर फिर हाथ खाली। तीसरी दफ़ा तो मामला पहले से चौगुना हो गया, मगर फिर हाथ खाली। तीसरी दफ़ा तो मामला ज़रा काबिले गौर बन गया। मारे दवाओं के भाभी जान का पलेथन निकल गया, रंगे सिरे से गायब, सिर फूली फूली उबली हुई शकरकंद जैसी रह गई। भाईजान की शाम रात के 12 बजे होने लगी। बी मुगलानी और अम्मा बेगम के तेवर भी ज़रा चढ़ने उतरने लगे, और भाभी जान को मसहरी पर पड़े पड़े भाईजान की दूसरी शादी के शादियाने सुनाई देने लगे। और जब अल्लाह अल्लाह करके फिर वो दिन आया तो पीरों मुरीदों के अलावा दिल्ली के डॉक्टर भी अपने सारे तीर तफंग लेकर तैनात हो गए। खुदा के करम से अंगना महीना लगा और भाभी जान साबुन के बुलबुलों की तरह रुई के फूलों पर रखी जाने लगी। किसी को करीब खड़े होकर छींकने या नाक सिनकने की भी इजाज़त न थी, मबादा रद्द अमल से बुलबुला शक न हो जाए। अब डॉक्टरों ने कहा खतरा निकल गया, तो अम्मा बेगम ने भी सोचा कि जचगी अलीगढ़ ही में हो। ज़रा सा तो सफ़र है, गो भाभी जान दिल्ली छोड़ते लरसती थी, जहाँ के डॉक्टरों ने उनका इतना सफ़र सही और सालिम कटवा दिया था। अब आंखों की सुइयाँ ही तो रह गई थी, दूसरे वो ज़माने के तेवर देख रही थी। अगर अब के वार खाली गया तो भाईजान को उनके सीने पर सौत लाने में कोई बहाना भी आड़े ना रहेगा। अब तो वो नाम चलाए वाले की आड़ लेकर सब कुछ कर सकते थे। खबर नहीं बेचारे को इतना अपना नाम जिंदा रखने और उसे चलाने की क्यों फिक्र पड़ी थी, हालांकि खुद उनका कोई ऊंचा नाम था ही नहीं दुनिया में। मसहरी की जीनत का जो एक अहम फ़र्ज़ है, अगर वो भी ना पूरा कर सकें तो यकीनन उन्हें सुख की सेज छोड़ना पड़ेगी। ये चंद साल नौजवानी और हुस्न के बलबूते पर वो डटी रहीं, फिर अब तो ज़रा तख्त के पाए डगमगाते जा रहे थे, और वो उन्हें उलट देने को तैयार था। और फिर उस तख्त से उतरकर बेचारी के पास दूसरी जगह कहाँ थी। सीना पिरोना तो उन्होंने सीखा और ना उसमें जी लगा।
दो बोल पढ़े थे सो वो भी भूल भाल गई थी। सच तो ये है कि दुनिया में अगर उनका कोई खिलाने पिलाने वाला ना रहे तो वे सिर्फ एक काम इख्तियार कर सकती हैं, यानी वही खिदमत जो वो भाईजान की करती थी, खल्क़े खुदा की करें। लिहाजा वो जी जान से इस बार एक ऐसा हथियार मुहैया करने पर तुली हुई थी जिसके सहारे उनके खाने पहनने का इंतज़ाम तो हो जाता, बाप नहीं दादा दादी तो पालेंगे ही। ज़बरदस्त का ठेंगा सर पर अम्मा बेगम का नादिर शाही हुक्म आया और हम लोग यूं लदे फंदे अलीगढ़ चल पड़े। नए तावीज़ों और टुटकों से लैस होकर भाभी जान में भी इतनी हिम्मत हो गई, इलाही खैर। बी मुगलानी इंजन की टक्कर से बेखबरी में धड़ाम से गिरी और भाभी जान ने लेटे लेटे दोनों हाथों से घड़ा दबोच लिया। हाय है ये गाड़ी है कि हला चला, इलाही पीरों का सदका ए मुश्किल कुशा। बी मुगलानी भाभी जान का पेट थाम कर बुद करके दुरूद और कलाम पाक की आयतें पढ़ने लगी। खुदा खुदा करके गाजियाबाद आ गया। तूफान मेल का नाम भी खूब है, दनदनाती चली जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। टिब्बा पूरा अपने लिए रिजर्व था, भीड़ भाड़ का खदशा ही न था। मैं खिड़की के सामने वाली गली में भरी हुई मखलूक से मुताले में महव और बी मुगलानी इंजन की सीटी के खौफ से कान बंद किए बैठी थीं। भाभी जान को तो दूर ही से भीड़ को देखकर चक्कर आ गया और वहीं पटरी पर पसर गई। जूं ही रेल रेंगी, डिब्बे का दरवाज़ा खुला और एक कुंवारी घुसने लगी। कुली ने बहुतेरा घसीटा मगर वो चलती रेल के पायदान पर ढीठ छिपकली की तरह लटक गई और बी मुगलानी की हैं की परवाह ना करके अंदर रेंग गई और गुसल खाने के दरवाजे से पीठ लगाकर हाँफने लगी। ए हाय मई तौबा, बी मुगलानी मुमनाए, ए निगोड़ी क्या पूरे दिन से है? हाँफती हुई बेदम औरत ने अपने पपड़ियाँ जमे होठों को बमुश्किल मुस्कुराहट में फैलाया और इस बात ने सर हिलाया। ए खुदा की संवार दीदा तो देखो सरदार का, तौबा है अल्लाह तौबा। और वो बारी बारी अपने गालों पर थप्पड़ मारने लगी। औरत ने कुछ जवाब न दिया, सिर्फ दर्द की शिद्दत से तड़प कर गुसल खाने का दरवाज़ा दोनों हाथों से पकड़ लिया। सांस और बेतरतीब हो गया और पेशानी पर पसीने के कतरे ठंडी मिट्टी पर ओस की बूंदों की तरह फूट आए। अरे क्या पहलौठी है, कहा है? बी मुगलानी ने उसके अल्हड़पन से खौफजदा होकर कहा और इस बार कर्ब का ऐसा हमला पड़ा कि वो जवाब ही न दे सकी। उसके चेहरे की सारी रंगें खींचने लगीं, लंबे लंबे आंसू उसकी उबली हुई आंखों से फूट निकले। बी मुगलानी है ओई हाय करती रहीं और वो दर्द की लहर को घूंटती रही। मैं बिसूर रही थी और भाभी जान सिसकियाँ ले रही थी। अय है बी कुंवारी, क्या मज़े से बैठी देख रही हो? ए बेटी उधर मुंह करके बैठो। और कुंवारी ने जल्दी से मुंह उधर कर लिया। फिर जो ही दर्द की लहर से तड़प कर उसने आवाज़ निकाली, गर्दन काबू में ना रह सकी और बी मुगलानी ने सलवातें सुनानी शुरू की। तौबा, जैसे एक बच्चे को दुनिया में दाखिल होते देखकर मेरा कंवारपन मसकी हो जाएगा। भाभी जान दुपट्टा मुंह पर लपेटे बिसूर रही थीं। बी मुगलानी नाक पर बुरका रखे खी खी थूक रही थीं और रेल के फर्श की जान को रो रही थी। एकदम ऐसा मालूम हो सारी दुनिया सिकुड़कर खड़ी हो गई, फिजा घटकर टेढ़ी मेढ़ी हो गई। शिद्दत एहसास से मेरी कनपटियाँ लोहे की सलाखों की तरह अकड़ गईं और बेख्तियार आंसू निकल पड़े। मैंने सोचा औरत अब मरी और अब मरी कि एकदम से फिजा का तशन्नुज रुक गया। बी मुगलानी की नाक का बुरका फिसल पड़ा और बिल्कुल भाभी जान की सलीम शाही जूतियों के पास लाल लाल गोश्त की बोटी आ पड़ी। हैरत और मुसरत की मिली जुली चीख मेरे मुंह से निकली और झुक कर इस नन्ही सी कायनात को देखने लगी जिसने अपना लंबा चौड़ा दहाना खोलकर हाय तौबा डाल दी। बी मुगलानी ने मेरी चोटी पकड़कर मुझे कोने में ठोंस दिया और इस औरत पर गालियों और मलामातों का तुम्हारे लेकर टूट पड़ी। मैंने सीट के कोने से आंसुओं की चिलमन से झांक कर देखा तो औरत मरी न थी, बल्कि उसके सूखे हुए होंठ जिन्हें उसने चबा डाला था आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट में फैल रहे थे। उसने नन्हे से साइल की वाविला से बेचैन होकर आंखें खोल दी। आड़ी होकर उसने उठा लिया। कुछ देर वो अपने ना तजुर्बाकार हाथों से उसे साफ करती रही। फिर उसने ओढ़नी से धज्जी फाड़ कर नाल को कसकर बांध दिया। उसके बाद वो बेकसी से इधर उधर देखने लगी। मुझे अपनी तरफ मुखातिब देखकर वो एकदम खिलखिला कर हंस पड़ी। कोई छुरी चक्कू है बीबी जी?
بی مغلانی گالیاں دیتی رہ گئیں۔ بھابھی جان نے بسور کر میرا آنچل کھینچا، پر میں نے ناخن کاٹنے کی کینچی اسے پکڑا دی۔ اس کا سن میرے ہی اتنا ہوگا یا شاید سال 6 مہینہ بڑی ہو۔ وہ اپنے الہڑ ناتجربے کار ہاتھوں سے ایک بچہ کی نال کاٹ رہی تھی جو اس نے چند منٹ پیشتر جنا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے وہ بھیڑ بکریاں یاد آنے لگی جو بغیر دائی اور لیڈی ڈاکٹر کی مدد کے گھاس چرتے چرتے پیڑ تلے جچہ کھانا رما لیتی ہیں اور نوزائیدہ کو چاٹ چاٹ کر قصہ ختم کرتی ہیں۔ بزرگ لوگ کنواری لڑکیوں کو بچے کی پیدائش دیکھنے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زیب النساء نے اپنی بہن کے ہاں بچہ پیدا ہوتے دیکھ لیا تھا تو وہ ایسی ہیبت زدہ ہوئی کہ ساری عمر شادی ہی نہ کی۔ شاید زیب النساء کی بہن میری بھابھی جان جیسی ہوگی، ورنہ اگر وہ اس فقیرنی کے بچہ پیدا ہوتے دیکھ لیتی تو میری ہی ہم خیال ہو جاتی کہ سب ڈھونگ رچاتے ہیں۔ بچہ پیدا کرنا اتنا آسان ہے جتنا بھابھی جان کے لیے ریل پر سوار ہونا یا اترنا، اور مجھے تو ایسی بھیانک قسم کی شرم کی بات بھی نہ معلوم ہوئی۔ اس سے کہیں زیادہ بیہودہ باتیں بی مغلانی اور اماں ہر وقت مختلف عورتوں کے بارے میں کیا کرتی تھیں جو میرے کچے کانوں میں جا کر بھنے چنوں کی طرح پھوٹا کرتی تھیں۔ تھوڑی دیر تو وہ پھوہڑ پن سے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہیں۔ آنسو خشک ہو چکے تھے اور وہ کبھی کبھی ہنس رہی تھیں جیسے اسے کوئی گدگدا رہا ہو۔ پھر مغلانی کے ڈانٹنے پر وہ سہم گئی اور بچے کو چیتڑوں میں لپیٹ کر الگ سیٹ کے نیچے رکھ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھابھی جان کی چیخ نکل گئی۔ اتنے میں بھی مغلانی بھابھی جان کو ٹٹولتی سہلاتی رہیں۔ اس نے باتھ روم سے پانی لا کر ڈبہ کو صاف کرنا شروع کیا۔ بھابھی جان کی جرکار سلیم شاہی دھو پونچھ کر کونے سے لگا کر کھڑی کر دی۔ پھر اس نے پانی اور چیتڑوں کی مدد سے ڈبے سے جملہ جچگی کے نشانات دور کر ڈالے۔ اتنے میں ہم تینوں مقدس بیویاں سیٹوں پر لدی احمقوں کی طرح اسے دیکھتی رہیں۔ اس کے بعد وہ بچے کو چھاتی سے لگا کر باتھ روم کے دروازے کے سہارے ہو بیٹھی جیسے کوئی گھر کا معمولی کام کاج کر کے جی بہلانے فرصت سے بیٹھ جائے، اور چنے چباتے چباتے اونگ گئی۔ پر گاڑی کے دھچکے سے وہ چونک پڑی۔ گاڑی رکتے رکتے اس نے ڈبے کا دروازہ کھولا اور پیر تولتی اتر گئی۔ ٹکٹ چیکر نے پوچھا، کیوں رے ٹکٹ؟ اور اس نے مسرت سے بےتاب ہو کر جھولی پھیلا دی جیسے وہ کہیں سے جھڑبیری کے بیر چرا کر لائی ہو۔ ٹکٹ چیکر منہ پھاڑے کھڑا رہ گیا اور وہ ہنستی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی بھیڑ میں گم ہو گئی۔ خدا کی سوار ان خانگیوں کی صورت پر یہ حرامی حلالی جنتی پھرتی ہیں، موئی جادوگرنیاں، بی مغلانی بڑبڑائیں۔ ریل نے ٹھوکر لی اور چل پڑی۔ بھابھی جان کی سسکیاں ایک منظم چیخ میں ابھر آئیں، ہائے ہائے مولا خیر ہے بیگم دلہن۔ بی مغلانی ان کا متغیر چہرہ دیکھ کر لرزی اور وہاں خیر غائب تھی، اور بھابھی جان کے ہونک چہرے پر بھائی جان کی دوسری شادی کے تاشے بازے خزاں برسانے لگے۔ قسمت کی خوبی دیکھے ٹوٹا کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا۔ نئی روح دنیا میں قدم رکھتے جھجک گئی اور منہ بسور کر لوٹ گئی۔ میری پنچ پھلا رانی نے جو طلسم و شعبہ قسم کی جچگی دیکھی، تمہارے ہیبت کے حمل گر گیا۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔